बहुत शुक्रिया आप सबों का और स्वागत है आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हाय एवरीबॉडी। और पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है, वॉइस सही से जा रही है, आवाज़ सही से आपके पास पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ सही से मिल रही है, आप सुन पा रहे हैं, तो यस लिख दीजिए और मुझे बता दीजिए कि हाँ आवाज़ सही है। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कल प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई थी, तो अगर आवाज़ सही लग रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट डाउन यस। राइट डाउन यस अगर आवाज़ सही से पहुंच रही है आपके पास। ओके, नो, किसी ने नो भी लिखा है, थोड़ा सा कम कर देता फैन। ओके, कोई बात नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आवाज़ क्लियर है या नहीं है। ओके, चलिए अब आवाज़ बिल्कुल क्लियर जाएगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि फैन हमने ऑफ कर लिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। सबसे पहले तो जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, पेरेंट्स में कोई भी हो सकते हैं, माँ, पिताजी, चाचा और दादा दादी, नाना नानी, भैया हो सकते हैं, दी हो सकती हैं। तो जितने भी पेरेंट्स अभी यहाँ पे कनेक्टेड हैं और मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए और आपने टाइम दिया और आपने थोड़ा सा वक्त निकाला बच्चों को कहने पे, मेरे अनुरोध पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि कितने लोग के पेरेंट्स, मैंने कहा कि पेरेंट्स में कोई भी हो सकता है जो भी आपसे बड़ा है, तो कितने लोग के मम्मी पापा या कोई भी पेरेंट वहाँ पे मौजूद है। राइट डाउन यस, यस लिखिए अगर आपके माँ बाप मौजूद हैं या फिर जो भी पेरेंट्स जो भी आपसे बड़े हैं वो मौजूद हैं। राइट डाउन यस। जिनके भी पेरेंट्स उनके साथ आज बैठे हुए हैं, राइट डाउन यस, यस लिखे। जिनके भी पेरेंट्स उनके साथ बैठे हुए हैं, राइट डाउन यस। मैं थोड़ा सा देख लूं कि कितने लोग के पेरेंट्स उनके साथ बैठे हुए हैं। राइट डाउन यस अगर आपके माँ बाप या फिर आपके पेरेंट्स, आपके बड़े आपके साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आने लगा यस यस। दिनेश जी ने यस लिखा है, कृष्णा जी ने लिखा है, वर्षा जी ने लिखा है, और भी लोग हैं। यसर जी ने लिखा है यस, एवी मिश्रा जी ने यस लिखा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया है और वो उनके साथ बैठ के आज के सेशन को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। माई मदर इज विथ मी, ग्रेट। तो बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी पेरेंट्स हो उनको फिर से एक बार प्रणाम। और आज आप मुझसे जो भी बातें सुनेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी आपके बच्चे जैसा हूं, आपके बेटे जैसा हूं। तो अभी से लेके मैं थोड़ी बहुत जो भी आपसे बात करूंगा, पहले ही आपसे बोल दूं कि अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ भी ऐसा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं जो भी बात करने वाला हूं उसको प्लीज़ ध्यानपूर्वक अच्छे मन से उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला। तो अब आज की सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने का वक्त हो चुका है। मुझे लगता है कि 500 लगभग लोग कनेक्ट हो चुके हैं। तो दैट्स ग्रेट। भोपाल में हूँ, पापा जी लुधियाना में हैं, वो भी ऑलरेडी नेटवर्किंग करते। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, बहुत सारे परिवार जुड़ चुके हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट। तो देखिए, चूंकि आज एक पेरेंट्स मीट है और ये इतिहास में पहली बार, मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं देखा कि यूट्यूब के इतिहास में, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि पेरेंट्स को कनेक्ट करके कोई लाइव सेशन किया जा रहा हो। किसी ने मुझे भेजा था कि सर स्कूल की याद आ गई पेरेंट्स मीट से, और बिल्कुल मैंने कहा कि ये भी तो स्कूल ही है, इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये बिल्कुल स्कूल है। तो स्कूल की याद आ गई कि पेरेंट्स मीट होगी और बड़े एक्साइटेड है बच्चे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज मेरे पास है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। मेरी अभी बात माँ बाप से हो रही है, पेरेंट्स से हो रही है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सैकड़ों मैसेज आए हैं कि सर आप पेरेंट्स मीट कर रहे हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड। मैंने अपने मम्मी को बताया, मैंने अपनी नानी को बताया है, मैं नानी के साथ बैठी हूँ, मैं दादी के साथ बैठी हूँ, मैं किसके साथ। और बहुत सारे बच्चे
इतने एक्साइटेड कि उनके माँ बाप उनके साथ बैठने वाले हैं, कि वो कुछ सुनेंगे उनके बारे में, उनके काम के बारे में। देखिए बच्चों में कितना एक्साइटमेंट है पहले तो आपको लेके, पहले ये समझिए। और जो भी बच्चे आज अपने गार्जियंस के साथ बैठे हैं, पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, पेरेंट्स को फक्र होना चाहिए कि वो आपको, आपकी परवाह करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं तभी। वरना अगर उनको आपकी फिक्र ना होती, या आपके आशीर्वाद की फिक्र ना होती, आपके साथ की फिक्र ना होती, तो वो आपसे बोलने भी नहीं चाहते। लेकिन अगर उन्होंने बोला है, यानी वो बहुत अधिक आपको चाहते हैं। कुछ मिस हो रहा है जिस पे आज हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि माँ बाप क्या हैं। देखिए माँ बाप से बात हो रही है मेरी, तो माँ बाप, गार्जियंस, पेरेंट्स बिल्कुल जड़ की तरह है। जैसे एक पौधा होता है और उसका जड़ होता है। गौर से समझते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ पौधे हैं, अगर आप देख रहे हो, और ये पौधे हैं और इनके पास एक जड़ है। बहुत गौर से समझना है। माँ बाप क्या है, बहुत गौर से समझिए। माँ बाप ये जड़ है साहब। आप जो माँ बाप मुझे देख रहे हैं, गौर से सब, आप क्या हैं, आप जड़ हैं। और अगर इस जड़ को हटा दिया जाए, इस जड़ को अगर मैं तोड़ दूं, मान के चलिए कि इस जड़ को हटा दिया जाए, इस जड़ को यहां से निकाल दिया जाए, ठीक है, ओके, ये पौधा फिर भी अभी हरा दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर से हरा है, लेकिन इसके हरे रहने की गुंजाइश नहीं है, ये जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमने इसके जड़ को अलग कर दिया। अब बहुत गौर से समझिए, ये पौधा इतना बड़ा हो गया, ये पेड़ भी बन जाता, बहुत बड़ा भी बन जाता, और फिर भी अगर इसकी जड़ को इससे तोड़ देते, हटा देते, ये पौधा अब जी नहीं पाएगा। इस पौधे को मैंने मार दिया, मैंने एक पाप किया, लेकिन आपको समझाने के लिए किया, तो ये पौधा अब नहीं रह पाएगा। बहुत गौर से समझिए मेरी बात को। क्या हुआ? क्योंकि हमने जड़ को अलग कर दिया। माँ बाप आप वही हैं, आप ये जड़ हैं। आप दिखते तो नहीं हैं, लेकिन आपके चलते ही आपके बच्चे हरे रहते हैं। हरे मतलब जिंदा रहते हैं, खुश रहते हैं। ये पौधा बाहर से अब चाहे कितना भी हरा दिख जाए, इसकी रियलिटी ये है कि ये अधिक दिन टिकेगा नहीं। तो जो भी बच्चों के माँ बाप उनसे जुड़े नहीं रहते, वो इसी पौधे की तरह होते हैं। वो हरे बाहर से तो जरूर दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो मर रहे होते हैं। आप अपने बच्चों के लिए बहुत कीमती हैं, और एक बात हमेशा याद रखिए, आपके बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, ये पौधा पेड़ भी क्यों ना बन जाता, फिर भी उसको जड़ की उतनी आवश्यकता है। आप बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जड़ के बिना पौधे का कोई अस्तित्व नहीं है। माँ बाप के बिना बच्चों का कोई अस्तित्व नहीं है। याद कीजिए, आप माँ बाप से मेरी बात हो रही है, जिस दिन आपका बच्चा आपके घर में आया था, जिस दिन भी आपका बच्चा आपके घर में आया था, आप कितने खुश थे, आप कितने लालायित थे अपने बच्चे के लिए, आप उसका चेहरा देखने के लिए कितने उत्सुक थे। उस दिन को याद कीजिए जब आप माँ बाप बने थे, जब बच्चा घर आया था, जब लड़की हुई थी, जब लड़का हुआ था, कितने खुश थे आप, कितने लालायित थे, कितने उत्साहित थे, कितना नाच रहे थे अंदर से आप। आपने फोटो खिंचवा के एल्बम में रखी होगी, लॉकडाउन डेज में आप देखते भी होंगे, कितने खुश थे आप। ये बच्चे आज भी वही प्यार, वही दुलार आपसे चाहते हैं। बच्चे कभी बड़े नहीं होते, बच्चे कभी बड़े नहीं होते। माँ बाप के सामने बच्चे हमेशा बच्चे रहेंगे, चाहे उनकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो जाए। आप कितने ललायत थे इन्हीं बच्चों के लिए ना, इन्हीं बच्चों के लिए। आपने कहाँ कहाँ मन्नतें मांगी होगी। कई लोग कहाँ कहाँ मन्नतें मांगते हैं कि वो माँ बन जाए, क्योंकि बच्चा ना होता आप माँ ना बन पाती, बच्चा ना होता कोई पिता ना बन पाता। बच्चे ने आपको माँ दिया, एक टैग दिया, राइट, जो सबसे बड़ा टैग है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आप समझिए उस बच्चे के लिए आप कितने लालायित थे, कितने अधिक आपने कहाँ कहाँ पूजा किया, पाठ किया, क्या क्या नहीं किया, तब ये बच्चा आपके साथ, आपने कितना जीवन का सर्वस्व लगा दिया। भारत के माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चों को सींचने में, बच्चों को बड़ा करने में, लेकिन अब देखिए कहाँ तकलीफें आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम। अगर उस बच्चे से जिसको आपने जीवन दिया है, उस बच्चे से जिसको आपने अपना सर्वस्व दिया है, उस बच्चे को जिसको आपने कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने ना दिया हो, उस बच्चे से अचानक आप नाखुश हो जाएं, उस बच्चे से अचानक आप टूट जाएं, उस बच्चे के काम में आप साथ ना दे, आशीर्वाद ना दे, उस कर्म से कभी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। बच्चा कर्म तो करेगा, लेकिन वो उसका कर्म फलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद रुक रहा है, माँ बाप का साथ रुक रहा है। बहुत गौर से समझिए मेरी बात को। मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं, मैं आपको समझा पाऊं इतनी मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी बातों को प्लीज गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, आपके बिना काम नहीं हो सकता। मेरे माँ बाप भी कहीं मुझे बैठ के देख रहे हैं, मैं धनबाद में हूं, मेरे माँ बाप कहीं और हैं, वो भी रोज मुझे देख रहे हैं, रोज मेरी माँ बाप से बात होती है, मैं कहीं और हूं। तो मैं आपको कुछ बता पाऊं इसके लायक नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी आज हम एक कोशिश कर रहे हैं, सारे बच्चे मिलकर हम एक कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अलगाव है उससे कहीं ना कहीं, देखो
आपको पता होगा, अंकल आंटी जो भी, मम्मी डैडी जो भी आप कहते हैं, तो आपको पता होगा कि कभी कभी बच्चों के साथ कुछ अनहोनी होनी होती है और वो अनहोनी से बच जाता है, तो दुनिया कहती है कि इसकी माँ बड़ी पूजा करती है, इसकी माँ बहुत व्रत करती है, इसके चलते ये बच गया। आपने सुना होगा कि माँ छठ करती हैं, माँ व्रत करती है, जिसके चलते ये बच्चा बच गया। आपने सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि इसके माँ बाप के पुण्य हैं, इसके चलते इसके जीवन में ये सारी चीजें हो रही है, माँ बाप के पुण्य है, माँ बाप ने बढ़िया किया है, इसलिए बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। और मैं इस बात को 100% सच मानता हूं। माँ बाप का जो पुण्य होता है, माँ बाप का जो कर्म होता है, माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है, उससे बच्चे का जो कर्म है वो फलित होता है। अब आप समझिए कि बच्चे कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल निकल के नहीं आ रहा, और आप क्या कह रहे हैं कि देखो फल तो हो नहीं रहा, देखो कुछ हो तो नहीं, कहां से होगा, आपका आशीर्वाद नहीं मिल रहा, कहां से होगा। बच्चे लाख काम कर लेंगे, अगर माँ बाप का आशीर्वाद ना मिले बच्चा बड़ा नहीं बन सकता। बिना माँ के आशीर्वाद का कौन सा बच्चा बड़ा बन जाएगा, बिना पिता की खुशी के कौन सा बच्चा कुछ जीवन में कर लेगा। बिना माँ बाप की खुशी के कुछ नहीं हो सकता, बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता। वो आशीर्वाद रुक रहा है। अगर आप साथ ही नहीं देंगे तो बच्चे लाख मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट लेके नहीं आ पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा समझते हैं और डीप में चलते हैं। आप माँ बाप है, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं आपको समझा नहीं सकता। समझिए, बच्चे 4 प्रकार के होते हैं, बहुत गौर से समझिए। बच्चे 4 प्रकार के होते हैं। पहला पहला गॉड गिफ्टेड बच्चे। दूसरा टैलेंटेड बच्चे। तीसरा ऑर्डिनरी बच्चे। और चौथा बिलो ऑर्डिनरी बच्चे। आराम समझाता हूं। पहला गॉड गिफ्टेड। देखिए ये कैसे बच्चे, ये करोड़ों में एक बच्चा आता है गॉड गिफ्टेड। 2 साल का बच्चा पियानो बजा रहा है, 2 साल का बच्चा गिटार बजा रहा है, 2 साल का बच्चा गा रहा है, 5 साल का बच्चा और राहत फतेह अली खान के साथ, ए आर रहमान के साथ स्टेज शेयर कर रहा है। ये गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ये करोड़ों में एक आते हैं, बहुत मुश्किल से। बहुत गौर से समझिए, करोड़ों में एक। उसके बाद टैलेंटेड बच्चे। ये टैलेंटेड बच्चे कौन है? जो बहुत अच्छा करते हैं, 90% नंबर लाते हैं, 80% नंबर लाते हैं, हाँ 90% से भी अधिक लाते हैं, वो टैलेंटेड बच्चे। एक उसके बाद ऑर्डिनरी बच्चे। ये कौन है? जो 50% लाते हैं, 60% लाते हैं, 65% लाते हैं, थोड़े उतने टैलेंटेड नहीं है। और एक होते बिलो बिलो ऑर्डिनरी। कौन से बच्चे? जिनको आपने बोला होगा टीचर को जाके, इसको खूब मारना, अगर अभी फेल हो जाए ना इसको इतना मारना, और हमसे पूछना मत, खूब कूटो इसको। हमने बोला होगा, बहुत सारे माँ बाप ने बोला होगा, इसको खूब कूटना, खूब मारना इसको, ये पढ़ता नहीं है, वो बिलो एवरेज है। अब बहुत गौर से समझिए कि ये हम कैसे निकालते हैं कि कौन सा बच्चा टैलेंटेड है, कौन सा बच्चा ऑर्डिनरी है, कौन सा बच्चा बिलो ऑर्डिनरी है, और कौन सा बच्चा गॉड गिफ्टेड है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो हम पढ़ाई के बेसिस पे निकालते हैं, क्योंकि जीवन का जो शुरुआती 15 साल, 20 साल, 25 साल है, वो पढ़ाई पे जाता है। तो हम पढ़ाई के बेसिस पे निकाल लेते हैं कि ये बच्चा टैलेंटेड है, ये बच्चा ऑर्डिनरी है, ये बच्चा बिलो ऑर्डिनरी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि जो बच्चा पढ़ाई में टैलेंटेड ना हो, वो किसी और चीज में टैलेंटेड हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सचिन तेंदुलकर 3 बार मैट्रिक दिए, 3 बार मैट्रिक का एग्जाम दिए, फेल हो गए। अच्छा, माँ बाप है ना, तो सचिन का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मोरारी बापू का एग्जाम्पल दूंगा। आप सब मोरारी बापू को सुनते होंगे, आप रामायण राम कथा सुनते होंगे मोरारी बापू से। मोरारी बापू भी 3 बार मैट्रिक में, 2 बार मैट्रिक में फेल हुए, 2 बार मैट्रिक में मोरारी बापू फेल हो गए। मोरारी बापू के सामने साइंटिस्ट जाके सर झुका देते हैं, नासा के साइंटिस्ट सर झुकाते हैं, पूरी दुनिया सर झुकाती है, बहुत पढ़े लिखे लोग सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं मोरारी बापू को। मैट्रिक 2 बार फेल है, मोरारी बापू से मैट्रिक नहीं हो पाया, मैट्रिक नहीं निकाल पाए। तो कहते हैं कि जब 2 बार मैट्रिक फेल हो गया तो मुझे पता चल गया कि अब मुझसे मैट्रिक नहीं होगा। तो वो उन्होंने राम को पकड़ लिया, राम को पकड़ लिया। और इस राम और रामायण से पूरी दुनिया के अंदर, कहां नहीं, दुबई में, कहां किस देश में मोरारी बापू की फैन फॉलोइंग नहीं है, लोग उनको नहीं मानते। समझिए, हो सकता है कि कुछ इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर 3 बार मैट्रिक दिए, फेल हो गए, तीनों बार फेल हो गए, पास नहीं हो पाए मैट्रिक। लेकिन महाराष्ट्र में 10th की किताबों में सचिन को पढ़ना है। हो सकता है कि आपका बच्चा अभी टैलेंटेड नहीं दिख रहा, क्योंकि आप उसको कहीं और खोज रहे हैं। हो सकता है वो बच्चा बहुत अच्छा खाना बना सकता है, हो सकता है वो बच्चा बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, हो सकता है वो बच्चा बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन आप उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं। अब मैं कैसे बता रहा हूं कि कैसे आप साथ देने के लिए तैयार नहीं, बहुत गौर से समझिए। आप माँ बाप हैं, आपको जीवन का अनुभव मुझसे अधिक है। समझिए जरा सा, आप में से अधिकतर लोगों ने रियलिटी शो देखा होगा, टीवी पे रियलिटी शो आता है ना मम्मी पापा, आता है टीवी पे रियलिटी शो, आप देखते होंगे, इंडियन आइडल देखते होंगे, डांस इंडिया डांस देखते होंगे। आपने ऑडिशन देखा है? आपने ऑडिशन देखा होगा कि ऑडिशन में कैसे बच्चे जाते हैं, और बच्चों के साथ कौन जाता है आपको पता है? माँ बाप जाते हैं।
माँ बाप जाते हैं, और जब बच्चे अंदर जाते हैं ना स्टेज पे गाने ऑडिशन देने, इधर माँ बाप के अंदर बेचैनी होती है। माँ बाप प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे बच्चे का हो जाए, हे भगवान मेरे बच्चे का हो जाए। कितने एक्साइटेड होते हैं माँ बाप अपने बच्चे को लेके कि मेरा बच्चा गाना गाता है, मेरा बच्चा डांस करता है, और वो लेके जाते हैं अपने बच्चों को। गौर से समझिए। लेकिन हो सकता है आपका बच्चा गाना ना गाता हो सकता है आपके बच्चे को डांस करना ना आता हो सकता है आपके बच्चे में कोई इस प्रकार की कला ना हो, लेकिन क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता कि आप अपने बच्चे के लिए उतने ही उत्साहित हो जितने कि वो दूसरे माँ बाप उत्साहित होते हैं? क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता कि आप उतने ही उत्साहित हो, उतने ही ऊर्जान्वित हो अपने बच्चों के लिए जितना कि वो माँ बाप रहते हैं कि मेरा बच्चा गाना गाता। हो सकता है आपका बच्चा गाना ना गा पाए, लेकिन शायद बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, शायद कुछ और कर दे, तो आप क्यों नहीं उत्साहित हैं? यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चे के काम को लेकर उत्साहित हो। हम काम पे भी आएंगे, हम काम की भी बात करेंगे, लेकिन पहले तो हम अभी माँ बाप से बात कर रहे हैं, बच्चों पे भी आएंगे, क्योंकि बच्चे फ्यूचर फ्यूचर पेरेंट्स तो बच्चे भी है ना। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं आप भी तो माँ बाप बनेंगे, तो हम थोड़ा सा आप पे भी आएंगे, अभी बच्चों पे भी आएंगे। बहुत गौर से समझिए। तो जब वो माँ बाप जिनके बच्चे गाना गाते हैं वो उनको लेके दौड़ते हैं, भागते हैं, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, कितने उत्साहित होते हैं, वैसे ही आपको भी रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़ा काम करें। धीरू भाई अंबानी को नाचना तो नहीं आता था, लेकिन आज बड़े बड़े स्टार उनके घर पे आते तो हैं। नरेंद्र मोदी को मैंने नाचते हुए तो आज तक नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी नाच रहे हैं, हाँ, कि कोई बहुत खतरनाक डांस कर रहे हैं, एकदम मजे मजे में नरेंद्र मोदी ने क्या डांस किया, ऐसा तो नहीं देखा। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो लेकिन इस बात को समझना है आपको कि कैसे कैसे आप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी शक्ति बने। माँ बाप से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा। और अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि आपके बच्चे में क्षमता नहीं है। बच्चे में बहुत क्षमता होती है। बच्चा तो पूरा दुनिया जीत के लेके आ सकता है, बस उसकी माँ एक बार कह दे कि तू दुनिया जीत सकता है, उसके पिता एक बार उससे कह दे कि मैं तेरे साथ हूं, जहां तुझे जो करना कर, मैं तेरे साथ हूं, टेंशन मत ले, तो वो बच्चा दुनिया जीत के आ जाएगा। जिस बच्चे को आप समझते कुछ नहीं कर सकता, जिस बच्चे को आपको लगता है कि ये तो निकम्मा है, इससे कुछ नहीं होगा, आपको जहां पे लगता है कि इस बच्चे से होगा क्या असर, वो बच्चा दुनिया जीत के आ सकता है। वो बच्चा विश्व विजेता बन सकता है अगर मां बोल दे, अगर पिता बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मां का आशीर्वाद मिल जाए, अगर पिता का आशीर्वाद मिल जाए, और मन से दिल से आशीर्वाद मिल जाए, तो साहब बहुत 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 अमेजिंग हो सकता है। इस बात को समझिए। बच्चे भूखे होते हैं इस बात को सुनने के लिए कि पिता एक बार बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मां एक बार बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बच्चे भूखे होते हैं, और बच्चों का सारा कॉन्फिडेंस इस पौधे का सारा कॉन्फिडेंस यहां था साहब। इस पौधे का सारा कॉन्फिडेंस यहां है। बच्चों का सारा कॉन्फिडेंस आपने ले रखा है, बच्चों की सारी शक्ति आपने ले रखी है। आपको वो देनी होगी बच्चों को। अगर वो नहीं देंगे तो आप नकारात्मक ऊर्जा फेंक रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा उनको रोक रही है, उन बच्चों को रोक रही है। इस बात को समझें आप। आई होप कि मैं बातों को समझा पा रहा हूं आपको। और कुछ लोगों ने कहा था कि सर मेरी माँ को बिल्कुल भी नहीं आता कुछ बोलना, हिंदी नहीं आती, तो प्लीज़ बंगला में अगर कुछ आप बोल पाएँ। तो थोड़ी बहुत मैंने जो लिखी है मैं बोल रहा हूँ, मुझे आता तो नहीं है। पिता मातारे सिकारा कोनाओ उद्भिदे मूला चराई की बादे जीविता थाकाते पारे की बाबे एती बाराते पारे मूला चारा गछेरा अस्तित्व नाई, मूला चारा गछेरा अस्तित्व नाई। ओके, तो थोड़ा बहुत राइट। हाँ, उन माँ बाप के लिए जिनको हिंदी नहीं समझ में आती, बस थोड़ी कोशिश। मुझे खुद बंगला नहीं आता, मुझे इंग्लिश हिंदी आती है, भोजपुरी आती है, बट बंगला नहीं आता। तो थोड़ी सी आगे बातों को बढ़ाते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो देखिए, हो सकता है कि कुछ बच्चों को उसी तरीके से नौकरी करने का मन ना करे। हो सकता है आप अपने बच्चों से पहले तो प्यार कीजिए और उनका साथ दीजिए। देखिए, अब देखिए गार्जियंस कितने प्रकार के होते हैं, माँ बाप कितने प्रकार के होते हैं। पहला, जो आशीर्वाद भी देते हैं साथ भी देते हैं। समझिए, गार्जियन कितने प्रकार के होते हैं, जो आशीर्वाद भी देते हैं साथ भी देते हैं। दूसरा, जो आशीर्वाद तो देते हैं साथ नहीं देते हैं, आशीर्वाद देंगे लेकिन काम में साथ नहीं देंगे। बहुत गौर से समझना है आपको। तीसरा, क्योंकि वो काम से उनको परेशानी है तो आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन काम में साथ नहीं दे रहे, फिर वहां पे रुक जा रहा है कुछ। तो पहला तो आशीर्वाद भी देते हैं साथ भी देते हैं। दूसरा कि आशीर्वाद तो देंगे साथ नहीं देंगे। तीसरा, ना तो आशीर्वाद देंगे ना तो साथ देंगे, आशीर्वाद भी नहीं साथ भी नहीं। चौथा, रोकेंगे तो नहीं, रोकेंगे नहीं और आशीर्वाद देंगे लेकिन रोकेंगे भी नहीं, साथ भी नहीं देंगे रोकेंगे भी नहीं।
साथ भी नहीं देंगे, पूछने भी नहीं जाएंगे और रोकेंगे भी नहीं, मतलब तेरे को जो करना है कर, लेकिन साथ भी नहीं दे रहे। आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन ना तो रोक रहे हैं ना तो कुछ कह रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको पहले में आना होगा। आशीर्वाद भी चाहिए हमें, साथ भी चाहिए, इस पे हमारा हक है। आप हमारे माँ बाप है, हमारा हक है, हम आपसे आशीर्वाद भी लेंगे साथ भी लेंगे, और आपको देना होगा, बिल्कुल देना होगा। आज बच्चे पैर पकड़ के आपका आशीर्वाद लेंगे, जितने बच्चे बैठे हुए, और बच्चों ने जो भी गलतियां कर रही थी वो माफी मांग लेंगे, और आपका साथ भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए, वरना बच्चे बढ़ेंगे कैसे। तो साथ भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप ही से पूछेंगे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब समझिए, बच्चों को आगे बढ़ने का मन है, लेकिन माँ बाप के साथ के बिना तो ये हो नहीं सकता। मैं आपको एक कहानी पहले इस पे सुनाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि माँ बाप का साथ कैसे बच्चों की जिंदगी को बदलता है। अगर माँ बाप ये बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इससे कैसे जिंदगी बदलती है, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। ये कहानी लगभग आज से 8-9 साल पुरानी है। महाराष्ट्र के अंदर एक झुग्गी झोपड़ी में एक परिवार हुआ करता था, और उस परिवार में एक लड़की, और लड़की को शुरू से ही पढ़ने का बड़ा मन करता था। तो वो पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी, लेकिन पिताजी सब्जी बेचते थे और माँ गृहस्थी करती थी। माँ कुछ नहीं करती थी, दोनों ही अनपढ़ थे, पिताजी भी और माँ भी, दोनों अनपढ़। माँ गृहस्थी करती थी, पिताजी सब्जी बेचते थे। झुग्गी झोपड़ी में वो रहते थे, जोगेश्वरी चौल, मुंबई का, महाराष्ट्र का, मुंबई में। और बच्ची को पढ़ने में बड़ा मन करता था, तो वो शुरू से ही पढ़ती थी। पढ़ते 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 मैट्रिक का एग्जाम हुआ। मैट्रिक के एग्जाम में बहुत बड़ी चीज हो गई, वो महाराष्ट्र के पूरे राज्य के टॉप 10 में आ गई। तो जब वो टॉप 10 में आई तो अखबारें, मीडिया सब घर पे पहुंच गए। घर क्या था, झुग्गी झोपड़ी। माँ बाप बड़े खुश हुए, मीडिया आई, सब जगह चर्चा हुई कि झुग्गी झोपड़ी से एक लड़की महाराष्ट्र की टॉपर हो गई है, पूरे राज्य की टॉपर हो गई है, 10th की कहानी उसकी। और ये असली कहानी है, अंत में नाम बताऊंगा। बड़ा अच्छा लगा, पिता को बड़ा अच्छा लगा। मीडिया का एक काम होता है, मीडिया पूछती है कि बेटा आगे क्या करोगे। तो मीडिया में किसी ने पूछ दिया, पत्रकार ने, कि बेटी तुम बड़ा होके क्या बनना चाहोगी। तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी। जो उसके अब्बू थे उन्होंने उसको गले से लगा लिया और कहा कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे खुद को भी बेचना पड़े, मैं बेचूंगा, लेकिन तेरे को डॉक्टर बनाऊंगा। और इस तरीके से एक सपना उसका हो गया कि मुझे डॉक्टर बनना है। 11th क्लास में उसका नामांकन हुआ। 11th का एग्जाम देने जा रही थी, 11वीं का एग्जाम देने जा रही थी, परीक्षा देने जा रही थी। और परीक्षा दे के लौट रही थी तो मुंबई के लोकल ट्रेन में काफी भीड़ होती है। तो उस दिन बहुत अधिक भीड़ थी। जैसे ही वो ट्रेन में बैठी, जैसे ही ट्रेन में वो अंदर गई, जैसे ही ट्रेन के अंदर गई, कुछ लोगों ने उसको धक्का दे दिया। बहुत अधिक लोग थे, उसको धक्का लगा, और इससे पहले कि वो संभल पाती वो नीचे गिर गई। और वो गिरी तो ट्रेन की 12 डिब्बे उसके पैर से निकल गए। 12 डिब्बे पैर से निकल गए। अभी वो होश में ही थी और उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था। 12 डब्बे, उस लड़की, 11वीं की लड़की, छोटी सी लड़की, उसके पैर से 12 डब्बे, ट्रेन के डब्बे निकल गए। वो चिल्लाई, रोई, बहुत रोई, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे माँ बाप को बुला दो, माँ बाप को बुला दो। आधे घंटे के बाद लोग आए और आधे घंटे के बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई। जब वो हॉस्पिटल में पहुंची वो बेहोशी में थी। उसके माँ बाप को कॉल करके इन्फॉर्म किया। जैसे ही माँ बाप को पता चला, माँ बाप की तो जान निकल गई। अब्बू पहुंची, अम्मी पहुंची वहां पे। माँ ने देखा उस हालत में तो माँ के होश उड़ गए कि मेरी बेटी को क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर पैर ना काटे गए, पैर ना काटा गया तो इसकी जिंदगी चली जाएगी, ये मर जाएगी, गैंग्रीन रोग हो जाएगा, पैर काटना पड़ेगा। तो यहां से उसके दोनों पैर, यहां से उसके दोनों पैर को काटना पड़ा। समझ रहे आप, दोनों पैर काट दिए गए, गैंग्रीन हो जाता। दोनों पैर काट दिए गए। और जब उसको होश आया तो वो अपनी अम्मी से पूछती है कि माँ मेरे पैर सही है ना, अम्मी मेरा पैर तो सही है ना। तो उसकी अम्मी बोलती है हाँ हाँ सब कुछ सही है, डोंट वरी, सब कुछ बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी आप ना अनुमान ना लगाएं, ये जो आप नाम लिख रहे हैं उसकी कहानी नहीं है। आराम से सुने बाबू, सब्र रखो और सुनो, थोड़ा सा कमेंट ना करो। तो अम्मी कहीं कि हाँ हाँ सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया है, तुम टेंशन ना लो। लेकिन जैसे उसने अपने पैर को हिलाने की कोशिश की, उसको पता चल गया कि पैर तो नहीं है। अब जैसे उसको पता चला कि मेरे पैर नहीं रहे, वो सदमे में चली गई, डिप्रेशन में चली गई। और डिप्रेशन में चली गई। 4 महीने तक वो बेड पे रही। और लोग आके कहते थे अब क्या करेगी बेचारी, अब क्या करेगी, इतना अच्छा पढ़ती थी, अब इसके सपनों का क्या होगा। और उसको हर काम के लिए अम्मी की जरूरत थी। हर काम मतलब हर काम, कोई काम बिना अम्मी के नहीं हो सकता था।
और उसकी अम्मी लेकिन उसको मोटिवेट करती थी, अम्मी उसको मोटिवेट करती थी, अम्मी उसका हौसला थी, अम्मी उसकी जिंदगी थी। 4 महीने के बाद जब वो लोग अपने घर पहुंचे तो उस बच्ची ने पढ़ना छोड़ दिया। उस बच्ची ने जब पढ़ना छोड़ दिया तो उसकी माँ ने कहा कि कम से कम तुम पढ़ाई करो, ऐसे ही पढ़ाई, यहीं से पढ़ाई करो, पढ़ाई क्यों छोड़ोगी। और उसकी माँ ने उसको हौसला दिया कि तुम पढ़ो। वो बच्ची व्हील चेयर पे ही, घर पे ही रह के पढ़ना शुरू की और उसने 12वीं का एग्जाम दिया। और जब 12वीं का एग्जाम दिया, अजूबा हो गया, वो पूरे स्टेट में फिर से टॉप आ गई, 90% से अधिक नंबर आ गए। और फिर से घर में खुशियां फैल गई कि 12वीं में भी उसके नंबर 90% से अधिक आ गए। बहुत अच्छी, बहुत खुशियां आई, सबकी उम्मीदें लौट आई। फिर उसकी अम्मी ने एक दिन उससे कहा कि बेटी तुम भूल गई, तुमको डॉक्टर बनना था। बेटी तुमको डॉक्टर नहीं बनना, तुमने बोला था, तुम भूल गई। अखबार की कटिंग दिखाई कि देखो अखबार में छपा था, तुमने क्या बोला था कि तुमको डॉक्टर बनना है, भूल गई तुमको डॉक्टर बनना है। ये बात उसको याद आई और माँ ने उसको प्रेरित किया कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम डॉक्टर बन सकती हो। और वो बच्ची पढ़ना शुरू करती है, पढ़ना शुरू करती है और पढ़ाई करके मेडिकल की तैयारी करती है और मेडिकल का एग्जाम देती है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र में तीसरा रैंक आता है। पूरे महाराष्ट्र में तीसरा रैंक आता है। रातों रात लड़की चर्चित हो जाती है, पूरे मीडिया की सुर्खियों में आ जाती है कि एक लड़की तीसरा रैंक लेके आ गई मेडिकल में महाराष्ट्र में, वो भी जिसके दोनों पैर नहीं है। सारी घर में खुशियां फैल जाती है, उम्मीद जाग गई, सब कुछ लौट आया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, गौर से सुनिएगा, ये जीवन भर ये कहानी याद रहेगी। इसके बाद जो हुआ वो बड़ा अजीब था। जब वो लड़की मेडिकल कॉलेज में अपने नामांकन के लिए पहुंची तो मेडिकल कॉलेज ने उसको 87% अपंग बताया, दिव्यांग बताया। 87% कि आप 87% दिव्यांग हैं, इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आप डॉक्टर नहीं बन सकती। और उसके एडमिशन को ठुकरा दिया गया। आप सोच के देखिए कि उसने कितनी मेहनत की थी, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ। फिर से वो उदास हो गई, फिर से वो सदमे में चली गई, फिर से डिप्रेस हो गई। और एक दिन जब वो अपने डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने पूछा कि उदास क्यों हो बेटी। तो उसने सारी कहानी डॉक्टर को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसी बात है, केस कर दो, केस कर दो। तो लड़की ने कहा लेकिन केस के लिए तो वकील चाहिए, वकील हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। तो बगल में ही एक कॉलोनी थी जहां पे एक बुजुर्ग वकील रहते थे। वो लड़की गई और उस बुजुर्ग वकील से मिली और अपनी सारी कहानी सुनाई। उस कहानी को सुनने के बाद वो बुजुर्ग वकील फ्री में उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो गए और केस हो गया। महाराष्ट्र हाई कोर्ट में केस चला गया। जब केस चला गया वहां पे तो केस की सुनवाई होने लगी। सुनवाई में वो लड़की बार बार पहुंचती थी और तब तक वो बैसाखी पे चलती थी अब। और फिर उसके बाद से एस्थेटिक लेग लग गए थे। एस्थेटिक मतलब नकली जो पैर होते थे वो लग गए थे अब। और वो जाती थी अदालत में और अदालत में सुनवाई में जाती थी। तो जब अदालत की अंतिम सुनवाई थी, अंतिम दिन था, तो जज ने एक बहुत बड़ी बात कही, उसको गौर से सुनिए। जज ने कहा कि जब ये लड़की सुनवाई के लिए अदालत आ सकती है तो पढ़ाई के लिए कॉलेज क्यों नहीं जा सकती है, इसका एडमिशन लेना होगा। और अदालत से यह आदेश निकला कि इसका एडमिशन लेना होगा। जब सुनवाई के लिए अदालत आ सकती है तो पढ़ाई के लिए कॉलेज क्यों नहीं जा सकती, और उसका एडमिशन अब लेना पड़ा। अब तो अदालत ने दे दिया कि अब तो लेना पड़ेगा। एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद आज वो लड़की एमबीबीएस है, आज वो एमडी है, आज वो बहुत बड़ी डॉक्टर है। उसका नाम है रोशन जावेद। ये रोशन जावेद की जिंदगी की सच्ची घटना है। रोशन जावेद नाम की ये लड़की आज डॉक्टर है और झुग्गी झोपड़ी जोगेश्वरी चौल से निकली, मुंबई की एक झोपड़ी से निकली ये लड़की। उसकी मां का बहुत बड़ा रोल है, उसकी मां का बहुत बड़ा रोल है। मां ने हौसला दिया। वो तो जिंदगी से हार चुकी थी, वो तो पढ़ना भी छोड़ चुकी थी, वो तो डिप्रेशन में थी। रोशन जावेद को डॉक्टर किसने बनाया? मां ने। और जरा समझिए कि जिंदगी जब एक दरवाजा बंद करती है तो कई दरवाजे खोलती भी है। केस किया और केस करने के बाद फिर जीती। सोचिए अगर वहां हार जाती, उस डॉक्टर ने बताया कि केस कर दो। जिंदगी जब एक दरवाजा बंद करती है तो 100 दरवाजे खोलती है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं मैं अभी बताऊंगा, टेंशन ना लें। आपके बच्चे अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो बच्चे ऐसी बढ़िया बातों को रात के 10 बजे सुनने के लिए तैयार हो और आपको भी जबरदस्ती बैठा के सुनवाएं, वो बच्चे गलत नहीं हो सकते, उनका चरित्र गलत नहीं हो सकता। आप तो माँ बाप हैं, आपसे क्या छुपा है? आपसे कौन सी ऐसी यात्रा है जो छुपी हुई है? आपने तो सारी यात्रा जी है, आपने तो सारी घटनाओं को जिया है। आपसे क्या छुपा है? जो बच्चे रात के 10 बजे अपने माँ बाप से बोले कि किसी को सुनना है और जहां ऐसी बातें हो रही हो, उन बच्चों पे शक करना पाप है। उन बच्चों पे शक करना पाप है। माँ बाप को अपने बच्चों पे कभी शक नहीं करना है। माँ बाप को अपने बच्चों पे इतना विश्वास करना है कि बच्चा जब गलत काम करे तो उसकी आत्मा कांपे, गलत काम करे तो उसकी आत्मा कांपे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप जाके आज मेरी माँ से कहें कि
शशीश को एक शराब खाने में देखा गया था। शराब के दुकान में शशीश बैठे हुए थे और उनके हाथ में शराब थी, शराब थी उनके हाथ में। और मैंने देखा, और आप जाके मेरी माँ से बोले कि वो बैठे थे वाइन शॉप में, शराब की दुकान में, तो मेरी माँ आप पे हंसेगी, मेरी माँ आप पे हंसेगी, कहे कि शशीश वहां गया था। अच्छा, शशीश गया होगा किसी की शराब छुड़ाने गया होगा। शशीश शराब पीने नहीं गया होगा, किसी की शराब छुड़ाने गया होगा। शशीश वहां शराब पीने नहीं गया होगा, या तो किसी से मिलने गया होगा, कुछ कहने गया होगा, कुछ बताने गया होगा। देखिए विश्वास, देखिए मेरी माँ का विश्वास मुझ पे, देखिए मेरे पिता का विश्वास मुझ पे। और यही कारण है कि आज तक शशीश ने एक बूंद शराब का नहीं चखा है, एक सिगरेट नहीं पी जिंदगी में। मेरे दोस्त, बड़े बड़े दोस्त, बहुत अमीर अमीर दोस्त रेड वाइन पीते थे मेरे सामने और लाके मेरे को माजा देते थे कि शशीश ऐसे पूछो भी मत, पूछना भी गलत है, पीना तो छोड़ दो, पूछोगे तो सुन लोगे, ये पी ही नहीं सकता। तो ये किसका विश्वास है? ये मेरे माँ बाप का विश्वास है कि आप अपने बच्चों पे इतना विश्वास कीजिए कि उनकी आत्मा कांपे, उनके हाथ कांपे अगर वो कुछ गलत करे, उनकी आत्मा कांपे कि कुछ अगर वो गलत करने जा रहे हो तो, कि मेरी माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो इतना विश्वास करते हैं, क्या उनके विश्वास के लिए मैं ये गलत चीज नहीं छोड़ सकता? क्या उनके प्यार के लिए मैं ये गलत चीज नहीं छोड़ सकता? क्या गलत चीज माँ से बड़ी है, माँ की खुशी से बड़ी है? और मैं बच्चों से कहता हूं कि तुम बताओ, तुम, एक बच्चा था तो वो सिगरेट पीता था, बहुत अधिक सिगरेट पीता था। तो मैंने उसको एक दिन बुलाया कि बेटा इधर आओ, तुम सिगरेट पी? तो कहा कि हाँ। मैं कहा तुम्हें एक ही काम करना है, एक सिगरेट पीना है तुमको। कहा कि सर क्या बात है, एक सिगरेट क्यों पीना है? मैं कहा कि एक सिगरेट पीना है, जिंदगी भर सिगरेट का खर्चा मैं दूंगा। कहा कि बताइए क्या करना है, दे दिए, पी लेता हूँ। मैं कहा तुम्हें एक सिगरेट पीना है और एक हाथ में सिगरेट होनी चाहिए। वैसे ये ठंडा है, ये कोल्ड ड्रिंक है, ये शराब नहीं है, पहली बार। तो मैंने कहा कि तुमको एक हाथ में सिगरेट रखना है, दूसरे हाथ में माँ की तस्वीर रखनी है, और सिगरेट पीना है, माँ को देखना है, सिगरेट पीना है, माँ को देखना है, सिगरेट पीना है, माँ को देखना है, बस माँ को देखना है, सिगरेट पीना है। कहा कि नहीं मुझसे नहीं होगा। वो चेन स्मोकर था। कहा नहीं मुझसे नहीं होगा, ये रियल घटना है। कहा मुझसे नहीं होगा। मैं कहा कुछ नहीं, मैं जीवन भर सिगरेट का खर्चा मैं दूंगा, शशि सर तुमको देंगे, जीवन भर सिगरेट मैं पिलाऊंगा तुमको, बस तुमको माँ को देखना और सिगरेट पीना है। कहा कि नहीं मुझसे नहीं होगा सर ये। एक बात समझिए, मैं एक ऐसा ट्रेनर हूं नेटवर्क मार्केटिंग का, सारे गार्जियन बैठे हैं जो शराब का, सिगरेट का, इन सब चीज़ों के मैं खिलाफ रहता हूं। इसलिए बहुत लोग मेरे भी खिलाफ रहते हैं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को सही नहीं मानता। मैं चरित्र को सबसे ऊपर मानता हूं, और सड़ी हुई चीज़ को पीना मैं फैशन नहीं मानता। सड़ी हुई चीज़ों को पीने से कोई फैशनेबल नहीं हो जाता, कोई अत्याधुनिक नहीं हो जाता। आप सड़ी हुई चीज़ को पी के ये नहीं कह सकते कि आप आधुनिक हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैंने बहुत सारे बच्चों से ये कहा है, जिस दिन तुम जाओ और माँ से मुझसे बस पूछवा दो, माँ अगर तुम्हारी बोल देंगी कि सिगरेट पीना बढ़िया है, मेरा बच्चा खूब सिगरेट पिए, पिए, पिता नहीं, माफ़ी चाहूँगा जितने भी पिता मुझे देख रहे हैं, आपसे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि पिता के कोख में बच्चा 9 महीने नहीं रहता, माँ की कोख में रहता है। इसलिए यहाँ पिता को थोड़ा सा दरकिनार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिता अलग अलग भी देखे हैं, इसलिए बुरा ना माने पिता, और आपसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ। मैं माँ से कह रहा हूँ कि तुम माँ से बुलवा दो कि मेरा बच्चा शराब पिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बच्चा सिगरेट पिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी इजाज़त दे दूँ, फिर मैं भी बोलूँ कि पियो, जम के पियो, मज़े मज़े में पियो। फिर माँ कभी नहीं कहेगी, भारत की माँ होगी तो नहीं कहेगी साहब, बाकियों का नहीं पता। एक माँ कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि उसने 9 महीने रखा आपको। बहुत गौर से समझो। और आप भी अगर कुछ गलत आदतें हैं आपकी तो छोड़ दो। आप मेरे साथ 20 दिन से जुड़े हो, मुझे नहीं पता अभी तक आपको कौन ट्रेन कर रहा था, आप किसको सुन रहे थे, कहाँ जुड़े हुए थे। और मैंने पहले ही कहा कि मैं अच्छा गुरु नहीं हूँ, मैं थोड़ा बुरा गुरु, मैं सॉफ्ट गुरु नहीं, मैं हार्ड गुरु, राइट। तो मैं तो सुधारता हूँ। मैंने तो जीवन में परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबों के आशीर्वाद से, न जाने कितने लोग का सिगरेट छुड़वाया, न जाने कितने लोगों का शराब छुड़वाया। और ये मैं नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईश्वर की कृपा है, आप सबों की कृपा है। बस इस बात को समझिए आप, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि माँ बाप को अपना आशीर्वाद देना होगा, और बच्चों को भी कुछ चीज़ों को समझना होगा। कैसे उसकी माँ ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आप भी माँ हैं, आपके बच्चे का दोनों टांग नहीं कटा, क्या आप दोनों टांग के कटने का इंतज़ार कर रहे हैं और तब आप प्यार दिखाएंगे? क्या बच्चों का जब दोनों हाथ कट जाएगा तब आप प्यार दिखाएंगे? तब पिताजी से भी पूछ रहा हूँ, क्या तब आप प्यार दिखाएंगे बेटे के लिए? क्या तब आप उसके साथ बैसाखी लेके साथ साथ खड़े होके चलेंगे? क्या आज बच्चा जब सब कुछ सही कर रहा है, उसके हाथ पैर सब कुछ सलामत है ईश्वर की कृपा से, तब साथ नहीं देंगे आप? जब बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ बीमार हो जाएगा, तभी साथ देंगे आप? मैं आपसे पूछता हूं, आप माँ से पूछता हूं, मैं पिताजी से पूछता हूं, माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपका बच्चा, क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, दोनों पैर कट जाए, तब साथ दूंगा?
आज दोनों पैर सही सलामत है, आज साथ चाहिए उसका, आज आपका साथ चाहिए उसे। वो गलत काम नहीं कर रहा, काम पे भी आऊंगा, मैंने पहले ही बोला। जो बच्चा 10 बजे रात में आपको किसी ऐसे टॉक के लिए बैठा दे, आप तो माँ बाप हैं, आपके पास मुझसे अधिक समझ है, आप तो इसी से समझ जाए कि बच्चा खराब नहीं हो सकता, आपका बच्चे का चरित्र खराब नहीं हो सकता। देखिए बच्चे से कहां पे गलती हो जाती है, जब माँ बाप बच्चे पे शक करने लगते हैं, बच्चा टूट जाता है। जब जड़ ही शक कर लेगा तो पौधा कब तक खड़ा रहेगा। जब माँ बाप किसी और से कहते हैं कि थोड़ा मेरे बच्चे के बारे में बताते रहना, जब बच्चे के रूममेट से कहते हैं कि देखना थोड़ा मेरे बच्चे के बारे में बताते रहना, आपको अपने बच्चे पे विश्वास नहीं और बगल वाले के बच्चे पे विश्वास है, ये बात बच्चे को अच्छी नहीं लगती, ये बात बच्चे को अच्छी नहीं लगती। थोड़ा समझिए इस बात को कि ये जो पेड़ है, और अभी मैंने एक और यहाँ पे पौधा रखा है, और ये जो है, क्या इसके जड़ से ये जिंदा हो जाएगा? क्या इसके जड़ से ये जिंदा हो जाएगा? ये तो गया ना, इसके जड़ से ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो गया, ये तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसके जड़ से तो नहीं चलेगा। आप दूसरों के बच्चे पे विश्वास कर सकते हैं, क्यों अपने बच्चों पे क्यों नहीं? क्या शक है आपको अपने बच्चों पे? क्यों शक है आपको? समझिए इस चीज को, आपको अपने बच्चों पे विश्वास करना होगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आपको अपने बच्चों पे विश्वास करना होगा। जैसे ही आप शक करते हैं, बच्चे टूट जाते हैं, आपसे टूट जाते हैं, और जब आपसे टूटते हैं तो गलत संगति में चले जाते हैं, बुरी संगति में चले जाते हैं। तब वो जाते हैं शराब की संगति में, तब वो जाते हैं सिगरेट की संगति में, तब वो जाते हैं गलत चीजों की संगति में। क्यों? क्योंकि जड़ से टूट गया। जो जड़ से टूट गया, मुझे बताइए, इसको तो हवा भी उड़ा देगी ना। जो जड़ से टूट गया, इसको तो हवा भी उड़ा देगी। जो जड़ से टूट गया, इसको तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तो जड़ ही तो नहीं रहा ना। तो फिर बच्चा गलत संगति में चला जाता है, वो आपके चलते जाता है। माँ बाप मेरे बात का बुरा ना माने, बट वो आपके चलते जाता है। माँ बाप का काम सिर्फ खाना देना नहीं होता, माँ बाप का काम सिर्फ घर देना नहीं होता, माँ बाप का काम इतना ही नहीं है कि पैसा दे दिए तो आपका कर्तव्य पूरा हो गया, कि मैं तो पैसा दे ही रहा हूं, मैं तो घर दे ही रहा हूं, मैं तो खाना दे ही रहा हूं, और क्या करूं? नहीं, माँ बाप का कर्तव्य है हौसला देना, माँ बाप का कर्तव्य है उम्मीद देना, माँ बाप का कर्तव्य है कि वो बच्चों के साथ पीछे खड़े रहे पीछे, कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे पीछे, तुम आगे बढ़ो, टेंशन ना लो, तुम बढ़ो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम गलत नहीं कर सकते, मुझे विश्वास है, मुझे अपने परवरिश पे विश्वास है, तुम गलत कर ही नहीं सकते। समझिए इस चीज को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितने भी माँ बाप हैं, कि आपको मेरी बात समझ में, आपकी बड़ी जरूरत है साहब। ये बच्चे बड़े त्रस्त हैं, बच्चों का मैसेज मैं आपको पढ़ूंगा, आप रोने लगेंगे, आप रोने लगेंगे बच्चों का। एक लड़का ने मेरे को मैसेज किया, 28 साल का लड़का है, वेस्ट बंगाल से है। सुनिए उनका मैसेज क्या है। और उनका मैसेज था कि सर, मैं सुसाइड करने वाला था, मैं आत्महत्या करने वाला था, लेकिन आपके क्लासेस को सुन के मैंने आत्महत्या टाल दिया। ये बहुत बड़ी बात है, सवाल पैसों का नहीं है, मैंने कितने पैसे कमाए इससे, ये सब कुछ साइड कर दीजिए। वो बच्चा 28 साल का बच्चा, 6 साल की लड़की है उसकी, 6 साल की एक बच्ची है उसकी, और उसने कहा कि मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन आपकी क्लासेस को देख के, मेरे पास प्रूफ है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, फिर से कह रहा हूं, मेरे पास वो मैसेज आया उस बच्चे का, मैंने सबको नंबर दे रखा है, मैं माँ बाप से भी बात कर रहा हूँ। उसने लिखा कि सर, मैं कारपेंटर हूँ, मेरी 6 साल की एक बेटी है, मैं सुसाइड करने वाला था, आत्महत्या करने वाला था, आपकी क्लासेस को सुन के मेरा जीवन बदल गया, 360 डिग्री बदल गया हूँ मैं, और मुझ में फिर से उम्मीद आ गई है, अब मैं मरूंगा नहीं, अब मुझे जीना है और आपके साथ जीना है सर, मुझे अपना शिष्य बनाइए। देखिए मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं, इसको अल्हम्दुलिल्लाह, इसको गलत नहीं लीजिएगा, राइट। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप समझिए चीज़ों को, लोग कितना अधिक, आपकी कितनी अधिक जरूरत है बच्चों को, मैं ये आपसे समझाना चाहता हूं। देखिए इस जीवन को स्वर्ग 5 लोग बनाते हैं और नर्क भी 5 लोग बनाते हैं, याद रखिएगा। सारे बच्चे और जितने भी बुजुर्ग देख रहे हैं सब याद रखें, माँ बाप बच्चे सब देख रहे हैं, सब याद रखें। जीवन को 5 लोग स्वर्ग बनाते हैं, 5 ही लोग नर्क बनाते हैं। पहले माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु, चौथा मित्र, और 5वां या तो पत्नी या तो पति। लड़की है तो पति, लड़का है तो पत्नी, यही 5 है। बहुत गौर से समझिए, माँ बाप, उसके बाद से गुरु, उसके बाद से मित्र, और उसके बाद से अर्धांगिनी, यानी आप या तो पत्नी या तो पति। अगर ये 5 बढ़िया मिल गए, माँ बाप बढ़िया मिल गए, गुरु बढ़िया मिल गया, मित्र बढ़िया मिल गया, ओहो, समझ रहे मेरी बातों को, क्या क्या हो रहा है। माँ बाप अच्छे मिल गए, गुरु बढ़िया मिल गया, मित्र बढ़िया मिल गया, पत्नी अच्छी मिल गई, पति अच्छा मिल गया, जीवन स्वर्ग हो गया। स्वर्ग कहीं और नहीं है, यही जीवन स्वर्ग हो जाएगा, यही घर स्वर्ग हो जाएगा, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, आपकी पूरी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। क्योंकि देखिए यही 5 लोगों से आपका जीवन घिरा हुआ है, माँ बाप, गुरु, मित्र
और पत्नी या पति। माँ बाप जितना जानते हैं उससे अधिक गुरु जानता है आपके बारे में। जितना गुरु जानता है उससे भी अधिक आपका मित्र जानता है, क्योंकि मित्र आपके अच्छे और बुरे दोनों पहलू को जानता है। और जो मित्र भी नहीं जानता वो पत्नी जानती है, वो पति जानता है। बहुत गौर से समझिए, कुछ माँ बाप जानते हैं, कुछ गुरु जानता है, मित्र बहुत कुछ जानता है और पत्नी सब कुछ जानती है, पति सब कुछ जानता है। अगर ये अच्छे हो गए ना, ये 5 को बढ़िया कर दिया ना साहब, जीवन में जिस काम में लोगोगे सफल हो जाओगे, जहां जाओगे सफल हो जाओगे, जो करोगे सफल हो जाओगे, कुछ छुओगे सोना हो जाएगा। जीवन में उदास नहीं होगे, हमेशा हमेशा खुश रहोगे, घर में खुशी रहेगी, घर में उल्लास रहेगा। बहुत गौर से समझिए मेरी बात को, यही तो 5 को ठीक करना है। देखो, मित्र बदले जा सकते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, मित्र बदला जा सकता है। समझिए, मित्र बदला जा सकता है, गुरु चुना जा सकता है, गुरु भी बदला जा सकता है, गुरु भी चुना जा सकता है, मित्र भी बदला जा सकता है। माँ बाप कहां से बदलेंगे? माँ बाप कहां से बदलेंगे? पत्नी कहां से बदलेंगे? पति कहां से बदलेंगे? मित्र तो बदल लेंगे, गुरु तो बदल लेंगे, गुरु तो किसी को चुन लेंगे, मित्र तो किसी को बना लेंगे, माँ बाप किसको बनाएंगे? बच्चों की परेशानी है, माँ बाप कहां से लाएंगे? हम सब कुछ ला लेंगे, माँ बाप कहां से लाएंगे? हम आपको कहां से लेके आएंगे? हम माँ कहां से लेके उठा के आएंगे? हम पापा कहां से लेके आएंगे? इस बात को समझिए, आपका रोल कोई नहीं ले सकता। गुरु तुम बहुत मिल जाएंगे, मित्र तो बहुत मिल जाएंगे, पत्नी का रोल कोई नहीं ले सकता, पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता, पति का जगह कोई नहीं ले सकता। आपको एक दूसरे का साथ देना है। ये बच्चे जो आज अच्छा नहीं कर पा रहे, वो बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। बच्चों के जीवन में और भी प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम आपको नहीं बताते। आप इतना तो कीजिए कि उनके साथ हो जाइए, आप इतना तो कीजिए कि उनके साथ चलना शुरू कर दीजिए। इस बात को समझिए। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही है और आप मेरी बातों को समझ रहे। बच्चों से थोड़ी सी बात करूंगा और अंत में ये भी बताऊंगा कि आपके बच्चे गलत काम नहीं कर रहे, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। आपको चिंता नहीं करनी, आपके बच्चे सही ट्रैक में, बहुत अच्छे ट्रैक में। अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, कल तो पूरा बताऊंगा। मैं जीवन में शुरू से अभी तक जब भी बहुत पढ़ता रहा, टॉपर रहा, अपनी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंकर रहा, पढ़ने में बहुत तेज रहा। 97% मेरे नंबर हैं ऑनर्स में, ऑनर्स पेपर में, बहुत तेज रहा। सारे अंकल आंटी, सारे दादा दादी, नाना नानी, सबसे बात कर रहा हूँ, भैया दीदी, बहुत अच्छा रहा। 16 घंटे 14 घंटे पढ़ने वाला इंसान। और अगर मैंने भी किसी फील्ड को चुना है या इन सारे बच्चों ने, तो आंख बंद करके नहीं चुना होगा। और मैं आपको बताऊंगा ये फील्ड कैसे अच्छा है, मैं बताऊंगा कि ये फील्ड कितना अच्छा है, कितना जायज़ है, कितना बढ़िया है, और इससे बढ़िया कौन सा फील्ड है, आप खुद बताएंगे मुझे। तो इस बात को समझिए। लास्टली अब बस बच्चों से थोड़ी बात कर रहा हूँ। बच्चे, आप भी गलती करते हैं, आप भी बहुत सारी गलतियों को करते हैं। बस आपसे 2-3 बातें करूंगा कि माँ से कभी बहस मत कीजिएगा ज़िंदगी में, और पिता से कभी बहस मत कीजिएगा। माँ बाप को कभी ये मत बोलिएगा कि आपको क्या पता है, आप क्या जानते हैं, आपके ज़माने में ये चीज़ थोड़ी थी, वैसा वैसा वैसा। माँ बाप से बहस मत कीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि माँ से बहस कर लेंगे, पिता से बहस कर लेंगे, और बहस हो भी जाए, अगर झगड़ा हो भी जाए, तो सुबह का झगड़ा दोपहर में ही माफ़ी मांग लो, पैर पकड़ के माँ से माफ़ी मांग। फिर माँ रहे ना रहे, फिर बड़ा पछतावा होगा, फिर जीवन भर का पछतावा हो सकता है। अगर ये मौका हाथ से निकल जाए, फिर जिंदगी भर पछताओगे कि माँ से बहस कर ली थी। तो माँ और पिताजी से बहस नहीं करना है। ओके, पहली चीज़, माँ बाप से बहस करनी ही नहीं है। माँ बाप गलत होते ही नहीं है, वो एकदम सही है। वो चिंतित हैं आपको लेके, उनकी चिंता जाहिर है, स्वाभाविक है। उन्होंने नेटवर्क के बारे में कुछ सुना था, शायद उन्होंने भी किया होगा, उनसे नहीं हुआ, उनको लगता आपसे भी नहीं होगा, उनको लगता आप गलत फील्ड में आ गए हैं, उनको कोई गलत मिल गया होगा, लेकिन उस बात को अभी वो नहीं समझ रहे, उनको शायद राइट ट्रैक। आप बताइए, जो बाप खेत में हंसुआ लेके घास काटता है, क्या उसका बच्चा आईएएस ऑफिसर नहीं बनता? जो माँ चूल्हे में चूल्हा जला जला के खाना बनाती है, क्या उसकी बेटी आईपीएस ऑफिसर नहीं बनती? क्या उसकी बेटी कुछ बड़ा नहीं करती? तो माँ बाप कुछ नहीं कर पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, बच्चे भी कर सकते हैं। आपसे नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे, आप माँ बाप, आप साथ दीजिए बच्चों का, वो करेंगे। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेटे और आपके बच्चे ना कर पाए, लेकिन आपका साथ बिना मिले ही नहीं हो सकता। इस बात को समझिए। बाकी अब माँ बाप के से काफ़ी बात हुई, बच्चों से जो बातें करनी है, इसके लिए कहानी सुनाऊंगा। और क्या आप सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? राइट डाउन यस। क्या मैं थोड़ी सी और बातें करूं? क्योंकि माँ बाप भी बैठे हुए हैं, अधिक बातें कर ली। तो अगर आप यस बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना कोई बात नहीं। यस अगर आप बोलेंगे तो थोड़ी बात मेरी बाकी है अभी। यस, जितने भी लोग, माँ बाप से भी पूछ लीजिएगा, वरना आज के बाद बहुत मारेंगे, किसके लिए बैठाया,
टाइम, इनको मत मारिएगा, जो भी बददुआ दुआ मेरे को दीजिएगा, इनको मत कीजिए, इनकी गलती नहीं है, मैंने बोला था माँ को बैठाना, पापा को बैठाना, दादा को बैठाना, दादी को बैठाना, पूरे खानदान को बैठाना, मैं बात करूंगा आपके लिए, मैं भी आपका बेटा हूं। आपके अभी 2 बेटे थे, 3 बेटा गिनिए आप, अभी तक आपका 4 बेटा था, 5 बेटा गिनिए आप, मैं भी जुड़ा हूं इनसे। तो ये मेरी, इनको कुछ नहीं बोलने का है, जो भी आपको गलत बोलना है मेरे को बोलने का है। मैंने बोला इनको कि बैठाने का है, मैं बात करूंगा आपके लिए, जो हो सकता है मैं बात करूंगा। आपके माँ बाप आपका साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। ओके यस, बहुत सारे लोग, तो एक बच्चों के लिए ये कहानी है, माँ बाप के लिए भी है, सब सुने, गौर से सुने। एक समय की बात है सर, एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। एक बूढ़ी महिला रहती थी और उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन वो अकेले रहती थी, क्योंकि 5 साल पहले उसका बेटा कहीं चला गया था और बेटा लौट के नहीं आया था। वो बूढ़ी माँ हर रोज प्रतीक्षा करती थी कि मेरा बच्चा कब आ जाए, मेरा बच्चा कब आ जाए। देखिएगा कि जब आपको कहीं से लौट के आना होता है तो माँ दरवाजे पे पहुंच जाती है, पिता का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन माँ दरवाजे पे, पिता का प्यार अंदर रहता है, लेकिन माँ दरवाजे पे पहुंच जाएगी, माँ दरवाजे पे आ जाएगी कि मेरी बेटी आई नहीं, मेरा बेटा आया नहीं। तो 5 साल से उसका बच्चा कहीं गायब था, कहीं चला गया था, लेकिन वो आ नहीं रहा था, माँ प्रतीक्षा में थी। एक दिन अचानक से कॉल आया, और कॉल आया तो उधर से आवाज आई कि माँ मैं रवि बोल रहा हूं। माँ रोने लगी, आवाज सुन के ही रोने लगी कि रवि, और वो रोने लगी, उसकी खुशी से आंसू निकलने लगे कि मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा है। कहा कि उसने कहा कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमको बताया नहीं, मैं अमेरिका आ गया और 5 साल मैं यहीं रह गया, मैंने तुमको बता नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ, यहाँ तुम्हारा परिवार है, यहाँ मेरा परिवार है, एक बार तुम आके यहाँ मिलो। कहा कि बेटा तू आ जा, एक बार आ जा, बस तेरे को देख लो। बूढ़ी हो गई थी महिला, वो बच्चा आया तो बड़ी खुश हुई, गांव के लोग भी बड़े खुश हुए कि महिला बूढ़ी हो गई थी, इसका कोई नहीं था, बच्चा आ गया, चलो सब कुछ बढ़िया हो गया। 10 15 20 दिन जितना भी रहना था, पासपोर्ट और बाकी चीजों को बनवाने के लिए, सारी चीजों के लिए वो बच्चा रहा, और सारी चीजें होने के बाद एक दिन जाने का टाइम आ गया। तो माँ ने कहा कि लेकिन मैं जाऊंगी नहीं अमेरिका, मुझे अमेरिका मत ले जाओ, ये तुम्हारे पिता की और मेरे पति अंतिम निशानी है, यही मैं रहूंगी, इस घर को मैं छोड़ के नहीं जा सकती। तो बेटे ने कहा कि माँ हमेशा के लिए थोड़े जाना है, हमेशा के लिए थोड़े जाना है, चलो और फिर लौट के आ जाना, 2 3 महीने रहना और फिर लौट के आ जाना, ये तो घर तो तुम्हारा यही रहेगा, घर कहाँ जा रहा है। तो अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, अगर 2 3 महीने रहना है तो ठीक है, लेकिन ये घर, ये मेरे पति की अंतिम निशानी है, इसको मैं छोड़ के नहीं जा सकती। कहता है तब ठीक है। बड़ी बूढ़ी महिला, बूढ़ी माँ बड़ी उत्साह के साथ कि जाना है, जाने का टाइम आ गया, जाने का दिन आया, सब लोग निकले, बच्चा लेके निकला, गांव के लोग भी बड़े खुश थे कि चलो, 5 साल से इंतजार कर रही थी, निकल गए। एयरपोर्ट पे 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, 2 घंटे पहले, आपको पता होगा। एयरपोर्ट पे पहुंचे तो बच्चे ने कहा कि ठीक है माँ, तुम बैठो, मैं अंदर पता करके आता हूँ कि फ्लाइट सही टाइम पे है कि नहीं, कितने बजे है। बच्चा अंदर गया, और जब बच्चा अंदर गया तो 15 मिनट हो गए, बच्चा बाहर नहीं आया, 20 मिनट हो गए, बच्चा बाहर नहीं आया, 30 मिनट हो गए, बच्चा बाहर नहीं आया, 40 मिनट हो गए, बच्चा बाहर नहीं आया, 1 घंटे हो गए, बच्चा बाहर नहीं आया, 2 घंटे हो गए, बच्चा बाहर नहीं आया, शाम हो गई, बच्चा बाहर नहीं आया। लोगों ने देखा कि एक बूढ़ी महिला बैठी हुई है, तो जो कर्मचारी थे वो जाके बोले कि माँ जी किसका इंतजार कर रही हैं। तो कहा कि वो मेरा बेटा अंदर गया, वो लौटा नहीं, मेरे को अमेरिका जाना था। कहा कि 1 मिनट, कितने बजे की फ्लाइट थी? कहा कि 2 बजे की। कहा कि वेट, उन लोगों ने 2 बजे की फ्लाइट को चेक किया, देखा कि रवि कुमार का नाम लिखा हुआ है। वो उन्होंने आए, वो कहे कि आपका बेटा तो चला गया 2 बजे की फ्लाइट से, रवि कुमार तो चले गए, रवि कुमार तो अमेरिका चले गए 2 बजे की फ्लाइट से। कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलती हो, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मेरा बच्चा मेरे को लेने आया था, वो कहाँ जाएगा, वो अंदर ही होगा, आप देखिए कहीं होगा, वो जा ही नहीं सकता, वो मेरे को लेने के लिए आया था, 5 साल बाद आया तो जा ही नहीं सकता, आपको गलत फहमी, आप देखिए मेरा बच्चा वहीं होगा कहीं। हाँ माँ जी नहीं है, यहाँ नाम लिखा हुआ, आप समझिए बात को, नहीं है बच्चा। वो खोज के भी आ गया, कहा कि बच्चा नहीं है। कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा मेरे को लेने आया था, वो जा ही नहीं सकता। कहा कि ठीक है, आप इंतजार कर लीजिए। माँ इंतजार करी, और इंतजार करते करते लड़का नहीं आया। सुबह हो गई, सुबह होने के बाद अब बूढ़ी महिला क्या करती, वो माँ निकली, सुबह सुबह निकली, बहुत तेजी में निकली ताकि कोई देखे ना, आंख में आंसू, पैर से चला ना जाए। जाते 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 जब 10 15 कदम पे घर था, तो देखी कि हवेली में 10 15 लोग थे, 50 60 लोग थे, 20 लोग थे। पहुंची महिला, बोली कि जी आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा आप कौन है?
कहा कि ये मेरी हवेली, ये मेरा घर है, ये मेरी पति की अंतिम निशानी, ये मेरा है, मैं ही तो इसमें रहती हूँ। कहा वेरी सॉरी, किसी रवि कुमार नाम के इंसान ने हमें ये घर बेच दिया है, ये देखिए कागजात, ये घर तो हमने कल ही खरीदा है, ये घर तो बिक चुका है, ये रहे कागज, ये घर तो बिक गया है। कहा कि किसने बेचा है? कहा रवि कुमार ने। कहा रवि कुमार ने? वो तो मेरा ही बेटा है। अच्छा, रवि रवि ने बेचा, कोई बात नहीं। घर के सारे लोग और भी जो लोग थे अगल बगल के, वो सब इकट्ठा हो गए। वो बूढ़ी महिला जिद पे कि नहीं, मेरे को पूरी हवेली नहीं चाहिए, मुझे घर का कोई कोना दे दो, मैं कोने में ही रहूंगी, मुझे हवेली नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यहीं रहने दो। सब लोग से समझाया कि अब ऐसी भी बूढ़ी हो गई, आप किसी रिश्तेदार के पास चले जाइए, यहाँ रह के क्या करेंगे? कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे यहीं रहने दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे घर का कोना दे दो, छोटा सा जगह दे दो, मैं यहीं रहूंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। कहा क्यों क्यों जिद कर रही हैं? तो माँ ने क्या बोला, माँ ने जो बोला गौर से सुन। माँ ने कहा कहीं कल 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 मेरा बेटा लौट के आए तो उसको पानी कौन देगा, उसको खाना कौन देगा? अगर मेरा बेटा कहीं कल लौट के आ जाए तो उसको पानी कौन देगा, उसको खाना कौन पूछेगा? इसने मेरे को रहने दो, कोने में ही रहने दो। ये एक माँ का दिल है, ये एक माँ का दिल है साहब, ये एक माँ का दिल है। माँ के दिल से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। माँ के सामने ईश्वर भी नतमस्तक है। जिसको माँ का आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर भी नहीं रोक सकता उसको बड़ा होने से, ये पूरी ब्रह्मांड नहीं रोक सकती उसको बड़ा। अगर माँ दिल से आशीर्वाद दे, तो दिल से आशीर्वाद माँ का निकल जाए, कोई नहीं रोक सकता। फिर ये माँ का आशीर्वाद है, माँ को दुख नहीं देना है, इस बात को समझिए। माँ से बहस नहीं करनी है। माँ ने क्या कहा कि कहीं वो कर घर लौट के आ जाए, उसको पानी कौन देगा, उसको खाना कौन देगा? तो दैट इज, आप अपने माँ बाप के लिए कितना काम कर रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। और माँ बाप से भी कहूँगा कि आप अपने बच्चों का कितना साथ दे रहे हैं, ये भी देखिए। आपके बच्चों को आपका साथ चाहिए, वो साथ सिर्फ पैसों का साथ नहीं चाहिए, वो दिल से साथ चाहिए, वो आशीर्वाद चाहिए आपका, तभी काम कर पाएंगे ये बच्चे। अब जानिए ये बच्चे क्या करते हैं, आपको बड़ी दुविधा होती होगी, ये बच्चे क्या करते हैं, कैसी संगति में है। आपको संगति तो पता चल गई, ऐसी संगति में है, ऐसी बातें सीखते हैं आपके बच्चे। आपके बच्चे जिस उम्र में है, उस उम्र के बच्चे क्या करते हैं? उस उम्र के बच्चों को यह भी नहीं पता क्या देखना और क्या नहीं देखना। उस उम्र में बच्चे खेल रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं, गलत संगति में है। आपके बच्चे बढ़िया संगति में है। इससे बढ़िया क्या संगति होगी आपके बच्चों की? और आप तो माँ बाप हैं, आपको तो पता है कि शिक्षा का मतलब डिग्री और नौकरी लेना नहीं है। शिक्षा का मतलब चरित्र है, एक बढ़िया चरित्र और चुनौती लेने का, चुनौती एक्सेप्ट करने का, चुनौतियों को स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए। शिक्षा का तो यही मतलब है। शिक्षा का मतलब नौकर बनना थोड़े है। शिक्षा का मतलब है कि इंसान अपने दम पे कुछ कर पाए। आपके बच्चे शिक्षित होना चाहते हैं, उनको शिक्षित होने दीजिए। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं अब समझिए जरा। जब कोई इंसान नौकरी करता है, आप तो माँ बाप हैं, आपको क्या नहीं पता है, एक इंसान नौकरी करता है और अधिक पैसा कमाने के लिए अपना जमीर बेच देता है। एसबीआई के पीओ का लास्ट ईयर छपा था कि उसने टॉयलेट का पैसा खा लिया। कई बार आता है कि इस डीएम ने ये खा लिया, इस एसपी ने ये खा लिया, किसी डॉक्टर ने कुछ कर दिया। आप समझिए, पैसों के लिए कोई दरोगा ऐसा कर गया, कोई पुलिस ऐसा कर गया। बुरा मत मानिएगा, बट आपको भी पता है कितना भ्रष्टाचार है। तो लोग पैसा कमाने के लिए अपना जमीर बेच दे तो बढ़िया है, और आपके बच्चे कुछ उत्पाद और सेवाएं बेच दे तो खराब है आपके बच्चे। और वो लोग जो जमीर बेच रहे हैं वो बढ़िया है, जो अपना जमीर बेच रहे हैं पैसों के लिए, चार अधिक पैसों के लिए, वो अपना जमीर बेच रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं, अपने कर्तव्य से गद्दारी कर रहे हैं, अपने काम से गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, बट कर तो गद्दारी रहे ना। तो वो जमीर बेच दे तो बढ़िया है। और हमारे बच्चे, ये जो हमारे बच्चे हैं, यहाँ जो हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये कोई हेल्थ किसी की ठीक कर दे रहे हैं, किसी की बीमारी ठीक कर दे रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं कि उसके घर में पैसा नहीं आ रहा, कैसे पैसा आ सकता है, कैसे वो 4 रुपए कमा सकता है, कैसे उसका खर्च निवेश में बदल सकता है। ये बच्चे क्या गलत कर रहे हैं, कौन सा पाप कर रहे हैं? जो जमीर बेच रहे वो पाप है, ये तो उत्पाद बेच रहे, सिवाय आपका बच्चे गलत काम नहीं कर रहे, एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। बिजनेस करना गलत नहीं, इस देश का सबसे बड़ा भला बिजनेस में ही। अभी क्या कोई सरकार सारे बच्चों को नौकरी दे पाएगी? क्या सारे बच्चे डॉक्टर हो जाएंगे? क्या उतनी सीट है? क्या सारे बच्चे आईआईटीएंस हो जाएंगे? आप ही बताइए, क्या सारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? ठीक है, आपने बहुत पूजा पाठ की है तो आपके बच्चे को मिल गया, लेकिन किसी के बच्चे को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सीट पे आपका बच्चा आ गया तो किसी का, कोई तो बच्चा चला गया उस सीट से, तो किसी का तो हो रहा है, उसमें खुश रहिए। और आपके बच्चे तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, उनका तो साथ दीजिए आप। माँ बाप का अधिकार है बच्चों पे, लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग आप नहीं कर सकते। अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को मार दें, अधिकार का ये मतलब नहीं है कि बच्चों को आप हतोत्साहित कर दें। अधिकार का मतलब है कि आप उन्हें उत्साहित करें, अधिकार का मतलब है कि आशीर्वाद दें, ये मतलब है। इस बात को समझिए और आपके बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं,
बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नेटवर्क बनाना गलत नहीं है, ये इसमें क्या गलती है? मैं किसी को कुछ अच्छा करने के लिए बोलूं, उसकी जिंदगी से खराब आदतों को, अच्छा नेटवर्क में आने के बाद आपके बच्चे अच्छा काम करते हैं, अब उनमें 4 गलत आदतें होंगी, वो दूर हो गई होंगी, वो सब चली गई होंगी। बाकी अगर ऐसे भी है, अच्छा कई बच्चे माँ बाप भी चूंकि सुन रहे हैं, तो मैं ये भी कहूंगा कि आपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराया होगा, कॉलेज में कराया होगा। कुछ बच्चे डरते हैं पैसा लेने से आपसे, कि सीखने में पैसा लगता है, कोर्सेज में पैसा लगता है, तो कई बार वो आपसे मांगते नहीं है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप से पैसा नहीं लेना है, मैं इसके खिलाफ हूँ। माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है, माँ बाप से पैसा लो, क्यों नहीं लोगे माँ बाप से? पिताजी पे 1 लाख कर्जा है, बोलो कि पापा 50,000 और कर्जा लीजिए, चुकाऊंगा मैं ही। आपका यही बेटा तुम्हारा आपका कर्ज चुकाएगा। 50 लाख है, आप 1 लाख है, 50,000 और ले लो, चुकाऊंगा मैं, मेहनत मैं करूंगा। डरो मत। माँ बाप से कई लोग पैसा नहीं लेते, कई लोग माँ बाप से मुंह खोलते नहीं, क्यों नहीं खोलते? फिर अनाथ होने और माँ बाप के होने में क्या अंतर है? अगर कोई इंसान अनाथ है तो ये दुख की बात है, लेकिन माँ बाप रहते हुए आप अनाथ हैं, ये बड़ी दुख की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है, ये श्राप है। माँ बाप का होना और फिर भी अनाथ के जैसा जीना, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये तो श्राप है। तो अगर माँ बाप है तो अनाथों के जैसा क्यों जीना? तुम्हारे पीछे 2 लोग हैं। आपके लिए दुनिया अमेरिका हो सकती है, पेरिस हो सकती है, लंदन हो सकती है, माँ बाप के लिए सारी दुनिया आप ही हैं। आपके लिए खून बेच सकते हैं, वो जिंदगी दांव पे लगा सकते हैं। 2-4 हजार 5 हजार रुपये कौन सी बड़ी बात है? माँ बाप से लीजिए, अच्छा बनिए। और माँ बाप से कहूंगा कि आपने बहुत सारी जगहों पे एडमिशन कराया, इनका बहुत जगहों पे एडमिशन कराया है। इंडियन स्कूल, हमारे स्कूल में भी एडमिशन कराया। अपने बच्चों को 6 महीने के लिए मुझे दे दीजिए, 6 महीने के लिए अपने बच्चों को मुझे दीजिए, 6 मंथ के लिए। बहुत बड़ा पैसा नहीं है, इनको पता है कितना पैसा है। बोलना सिखाने के लिए, जिंदगी में थॉट्स डेवलप करने के लिए, उनको एक अच्छा वक्ता बनाने के लिए, उनके अंदर संस्कार लाने के लिए, चरित्र पैदा करने के लिए, उनको बहुत कुछ सिखाने के लिए हम लोग थोड़ा सा अमाउंट ले रहे हैं, वो 2,250। वो भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पे करने के बाद लोग सीरियस होते हैं। तो माँ बाप से कहूंगा कि बच्चों की एडमिशन कराइए मेरे साथ अपने बच्चों को 6 महीने छोड़िए आप। ओके, मेरे टच में छोड़िए। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मेरी नीयत साफ है। मैंने पैसों के लिए जीवन में आज तक काम नहीं किया। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड है, सो माई फादर इज एन एक्स आर्मी एंड माई मदर इज वेरी स्पिरिचुअल लेडी। मेरी माँ बहुत आध्यात्मिक लेडी है और मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं। हमें विरासत में 2 ही चीज़ें मिली है, ईमानदारी और मेहनत। कल मैं अपने बारे में बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे 2 ही चीज़ें सिखाई है, ईमानदारी और मेहनत। और ईश्वर मुझे माँ से मिले हैं, ईश्वर की आस्था मुझे माँ से मिली है कि ईश्वर में आस्था रखना बेटा। कभी जीवन में, मेरी माँ मुझसे बड़ी मोटिवेटर है, मुझसे बड़ी मोटिवेटर मेरी माँ है। मुझे मोटिवेट करती है कि बेटा जो होगा अच्छा होगा, टेंशन मत लो, बहुत अच्छा करोगे जीवन में। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने अपने बच्चों का बहुत जगह एडमिशन करवाया है, और चूंकि बच्चे कह नहीं पाते इसलिए मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ कि आप उनका एडमिशन इस इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में भी कराइए। और मैं आपसे इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि 6 महीने में ये बच्चे करोड़पति बनेंगे कि नहीं, इसकी बात नहीं है। मैं करोड़पति, मैं पैसों का वैल्यू नहीं करता, पैसे ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये बच्चे ऐसे ज़रूर हो जाएंगे कि 6 जन्म में भी इनका चरित्र खराब कोई नहीं कर पाएगा। 6 जन्म में भी ये हतोत्साहित नहीं होंगे। ये जीवन में जहाँ रहेंगे दूसरों को ज़िंदगी देंगे, उम्मीद बांटेंगे। ये कभी भी ना उम्मीद नहीं होंगे जीवन में। ये इतना जरूर सीख जाएंगे जीवन में कि ये अपने पैरों पे खड़े होके अपना भाग्य खुद बनाएंगे, अपना भविष्य खुद बनाएंगे। इतना जरूर दूंगा, जितना है उतना दे पाऊंगा। कितना है वो आपने समझा होगा, जितना है, जो मिला है आपके आशीर्वाद से उतना है, उतना तो दे ही सकता हूं जितना मेरे पास है। इसलिए, और बाकी मेरा नंबर कई बार यहाँ आ चुका है। तो माँ बाप जितने भी हैं, और कभी आया आज गोवा से भी, जैसे वासु जी हैं, वासु जी अभी जुड़े हमारे साथ, उनकी परिवार, कुछ लोग के परिवार भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका थोड़ा नाम ले लूँ। लक्ष्मण वैष्णव जी हैं राजस्थान से, बहुत सारे लोगों को इन्होंने जोड़ा है आज। ओम तिवारी जी हैं, इनके पिताजी श्री अखिलेश तिवारी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजेंद्र जी हैं, यूपी से हैं। कोमल जी हैं, और भी बहुत सारे लोग नेपाल से हैं, बंगाल से हैं। बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, तब इतने लोग यहाँ जुड़े हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब माँ बाप का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, बाकी कुछ दे ना दें। और मुझे दुआओं और बद्दुआओं दोनों में बहुत विश्वास है। और दुआएं जितनी तेज़ी से लगती हैं, बद्दुआएं उससे भी अधिक तेजी, तो मुझे बद्दुआ मत दीजिएगा। मैंने जो भी आपका अगर वक्त ख़राब भी किया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे दुआ दीजिएगा कि मैं अच्छा करूँ, जीवन में बढ़िया कर पाऊँ, और ऐसे ही लोगों की सहायता कर पाऊँ, लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो सकता है बदलाव लेके आ पाऊँ। मेरा नंबर लगभग सभी लोग को पता है, जिन भाई बहनों को पता है प्लीज़ आप मेरा नंबर यहाँ टाइप करते चलें। लगभग मैं पहला ऐसा ट्रेनर हूँ, मुझे लगभग 2,39,000 लोग यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं। 1 साल के अंदर 2 लाख सब्सक्राइबर होना बड़ी बात है, आपके आशीर्वाद से हुआ। टिकटॉक पे मुझे पिछले 1 महीने में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा है, 1 करोड़।
से अधिक और यूट्यूब पे लगभग 80-90 लाख। तो ये सब आपका आशीर्वाद है और मैं मेहनत ईमानदारी से करता हूँ। मेरी नीयत में कोई कोई हल्का सा भी, मैं कैसे माँ बाप से बोल रहा हूँ कि बच्चों का एडमिशन करो, मुझे थोड़ा भी शक ही नहीं अपने ऊपर, हल्का भी शक नहीं है। मैं माँ बाप से कह रहा हूँ कि अपने बच्चों का एडमिशन मेरे साथ करवाएं, 6 महीने अपने बच्चों को दें। 18 साल से आपके बच्चे आपके साथ हैं, 19 साल से आपके बच्चे आपके साथ हैं, 20 साल से 6 महीने आप ही के साथ रहेंगे, बट वो ऐसे लाइव क्लास से मेरे साथ जुड़ेंगे, लाइव क्लास से बस 6 महीने के लिए। मैं आपका बच्चा आपसे मांग रहा हूँ, राइट। और आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप मुझे भी अपना बच्चा माने, और कभी जब भी आया तो ज़रूर आप लोग के घर के पे भी आने की तमन्ना होगी और घर पे खाना खाने की तमन्ना होगी। आज भी कोई बुला रही थी, कोई मैम की घर आइए सर खाना खाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। आयुष सर का बहुत बहुत शुक्रिया, धनबाद में यही मेरे सामने बैठे हैं, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि सर पेरेंट्स मीट कर दीजिए एक बार, बहुत परेशानी हो रही है बहुत लोगों को। तो ये आयुष सर ने, धनबाद के एक बहुत अच्छे नेटवर्क मार्केटर, बहुत अच्छे लीडर आयुष सर, जिनके घर पे हमारा लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन कट रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने का मन तो अब कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी है। 1 घंटे से अधिक आपका वक्त ले लिया इस बेटे ने, आपने मुझे अपना 1 घंटा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत प्रणाम आपको। अच्छा, किसी भी काम को 2 स्तरों पे देखा जाता है। माँ बाप से अंतिम में इतना ही कह के निकल रहा हूँ कि कोई काम सही है कि नहीं, आपके बच्चे सही काम कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ 2 स्तरों पे देख रहा है आपको। पहला, संवैधानिक स्तर पे कि क्या ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्या नेटवर्क बनाना गैर कानूनी है, क्या किसी को कोई उत्पाद बेचना गैर कानूनी है, क्या किसी की आदतों को ठीक करना गैर कानूनी है, क्या किसी को बड़े सपने दिखाना गैर कानूनी काम है। पहला कि ये गैर कानूनी है क्या, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये गैर कानूनी नहीं है। माँ बाप को मैं बता दूं, दादा दादी नाना नानी सबको बताऊं, ये गैर कानूनी नहीं है। भारत सरकार, मोदी जी, मोदी सरकार, हाँ, वो उसको अलाउ करते हैं। 2017 में तो रूल बना दिया, अलग से रूल बना, मंत्रालय बना दिया इसके लिए। तो ये भारत की संविधान इसकी इजाजत देती है। और दूसरा, नैतिक स्तर पे ये सही है कि नहीं। नैतिक स्तर मतलब जैसे शराब की फैक्ट्री खोलना कानूनी तौर पे सही है, लेकिन नैतिक तौर पे सही नहीं है, तो मैं शराब की फैक्ट्री कभी नहीं लगाऊंगा और ना किसी को बोलूंगा। जैसे सिगरेट की दुकान खोलना कानूनी तौर पे जायज है, लेकिन नैतिक तौर पे जायज नहीं है, इसलिए मैं ये कभी नहीं करूंगा। जैसे अमिताभ बच्चन कभी सिगरेट की प्रचार नहीं किया आज तक, कभी उन्होंने शराब का प्रचार नहीं किया। तो हो सकता है कोई चीज संवैधानिक तौर पे सही हो, लेकिन नैतिक तौर पे सही ना हो, तो वो काम सही नहीं है, फिर उसका सपोर्ट मैं नहीं करूंगा, उसका सपोर्ट कोई बच्चा नहीं करेगा। यहाँ पे ये काम नैतिक तौर पे भी सही है, संवैधानिक तौर पे भी सही है, इसलिए ये काम बहुत बढ़िया है। बाकी बच्चों से भी कहूंगा, अगर सीखने की आप में चेष्टा हो, और देखो, बहाना ना बनाया करो। बहुत सारे बच्चे बहाना बनाते हैं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। आज तक आपकी पढ़ाई लिखाई पे लाखों रुपए खर्च हुए हैं, किसने दिया ये लाखों रुपए आपको? माँ बाप नहीं दिया। ये 1000 रुपए भी कौन देगा आपको? माँ बाप ही देंगे आपको। लेकिन आप खुद बहाने बनाते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी मम्मी नहीं दे रही, मेरे पापा मम्मी तो जान दे सकते हैं आपके लिए, और उन्होंने तो दे रखा है, लाखों रुपए लगा रखे हैं। तो वो रुकावट नहीं है। रुकावट कभी भी, माँ बाप को रुकावट मत बोलना जिंदगी में, चाहे तुम मेरी बात मानो ना माना, आज के बाद देखना ना देखना, माँ बाप को रुकावट में, माँ बाप तो सहायक है, माँ बाप तो माध्यम है, माँ बाप रुकावट नहीं है। माँ बाप को रुकावट बताने वाले बच्चे बहुत खराब बच्चे होते हैं। कभी रुकावट मत बोलो। माँ और पिताजी से बड़ा दिल है किसी का, राइट। तो बस इतना ही कहूंगा। बाकी आपके पास मेरा नंबर है, लगभग सब लोग जानते हैं, 9693 124 668, 9693 124 668। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, माँ बाप को कैसी लगी, सारे गार्जियंस को कैसी लगी, दादा दादी नानी जो भी लोग हैं उनको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और कम्युनिटी में जाके बताइएगा, राइट, कम्युनिटी में ज़रूर जाके बताइएगा। जैसे एक बच्चे ने बताया मुझे मैसेज करके, वो कि 28 साल का बच्चा, उसने सुसाइड नहीं किया। मुझे लगता है लॉकडाउन में इससे अच्छा मैं और क्या कर सकता हूँ, और मेरा जीवन धन्य हो गया। और ऐसी कई बार घटनाएं मेरे साथ हुई हैं। ये सब आपका आशीर्वाद का नतीजा है। सारे माँ बाप को प्रणाम, और बस इजाज़त दीजिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। आपके बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए। ये बढ़िया बच्चे हैं, ये बहुत अच्छा काम, ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इनका चरित्र बढ़िया है। ये कर्मठ बच्चे हैं, ये नौकर नहीं बनना चाहते, ये सेफ नहीं खेलना चाहते, ये तो रिस्क लेना चाहते, ये तो चुनौती लेना चाहते हैं। आपके बच्चे वीर हैं, इनको कायर मत बनाइए, ये तो वीर बच्चे हैं। इनको अपना विश्वास दे दीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए, अपना बस एक बार साथ होके खड़ा होके बोल दीजिए। और सारे बच्चों से कहूंगा, जहां भी माँ बाप के साथ हैं उनका पैर छूइए। कोई भी गलती हुई हो, आज गले लग के माँ बाप से बोल दीजिए कि जो भी गलती हुई है
उसको माफ कर दीजिए। कभी कभी गलती से मैंने बहस कर ली है, माफ कर दीजिए। आज से मैं जो कहेंगे वो मानूंगा। और माँ बाप से कह रहा हूं, बच्चों के दिल का सुनिए, बच्चों के दिल का सुनिए। कभी बच्चों का भी साथ देख के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।